Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to cover the weekly current affair from 11th of October to 17th of October. ठीक है, तो आज थोड़ी मेरी वॉइस शोर है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना इसके साथ, है ना। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे 11 से लेकर 17 अक्टूबर तक का न्यूज़। तो आई होप आप लोग इस सीरीज़ को डिलीजेंटली फॉलो कर रहे होगे, क्योंकि आप एक एक वीक का कवर करोगे ना, तभी जाके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होगा और एक काइंड ऑफ आपके अंदर कंसिस्टेंसी बनेगी। ठीक है, तो हम लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ो। जो लोग डेली पढ़ते हैं वेल एंड गुड। आप अगर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो आप बस एक काइंड ऑफ रिवीजन पर्पस के लिए सारे लेक्चर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन जो हम पे ही पूरा डिपेंडेंट है तो आप इन सारे लेक्चर्स को डिलीजेंटली फॉलो किया करो, नोट्स बनाया करो अगर पॉसिबल हो सके तो। तरीका मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और उसके बाद उसको मल्टीपल रिवीजन किया करो। बाकी आपको मैं बता दूँ कि 50% जो न्यूज़ है ना वो भी आपका रिपीटेड ही रहता है। तो चलो सबसे पहले न्यूज़ से देखते हैं ना। सो पहला आता है आपका डिफेंस सेक्शन एज यूजुअल। तो पहला न्यूज़ क्या है, इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद एट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रा हिंद पूछ लेंगे आपसे किसके किसके बीच में होता है, तो दैट इज हैपन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये किस लिए होता है, टू सिक्योर द इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। और आपको पता है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है दोनों आपके क्वाड ग्रुप के ही मेंबर हैं, क्वाड ग्रुप के। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक नॉलेज है आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे एज यूजुअल जो आपका दिया रहता है कि इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है। सो दिस ऑस्ट्रा हिंद 2025 इज एम्ड एट इनहांसिंग मिलिट्री कोऑपरेशन, इंप्रूविंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिंग आर्मीज टू एक्सचेंज टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स इन द डोमेन ऑफ सब कन्वेंशनल वॉरफेयर इन अर्बन एंड सेमी अर्बन टेरेन। समझ आया इतना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपके इंडियन आर्मी के कौन से बटालियन या कौन से रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो ये है आपका बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स, राइट। फिर देखो आगे, सी फेज ऑफ कोंकण 2025 एंड्स विथ हाई ऑपरेशनल टेम्पो। तो एक्सरसाइज कोंकण हम किसके किसके साथ करते हैं, जो इंडियन नेवी है और यूके नेवी है, ये दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज कोंकण कंडक्ट होता है। इसका ही पर्पस मोर और लेस सेम ही होगा, राइट। अब यहाँ पे आपको जो अदर एक्सरसाइज है यूके के साथ वो भी आपको यहाँ रिकॉल कर लेना है, लाइक अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर। तो ये सब आपको ना साथ के साथ रिलेट किया करो। उसके बाद देखो आगे, इंडियन आर्मी ऑफ गियर्स अप टू होस्ट यूएन ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो ये वाला न्यूज़ ऑलरेडी हम पीछे भी देखे हुए हैं, है ना, प्रीवियसली जो आपके वीकली करंट अफेयर है। तो यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री के चीफ को इंडिया ने इन्वाइट किया है, ठीक है। और ये जो कॉन्क्लेव होने वाला, जो ये इवेंट होने वाला है, ये कहाँ पे होने वाला है, न्यू दिल्ली में। कब से, 13 अक्टूबर 2025 से, राइट। तो ये आपका ऑलरेडी कंडक्ट भी हो गया। द यूएनटीसीसी सर्व्स एज अ वाइटल फोरम टू एड्रेस ऑपरेशनल चैलेंजेस, इवॉल्विंग थ्रेट्स, इंटरऑपरेबिलिटी, इंक्लूसिविटी इन डिसीजन मेकिंग एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग इन स्ट्रेंथनिंग यूएन पीस कीपिंग। तो बेसिकली यहाँ पे जो यूएन पीस कीपिंग है ना, उससे रिलेटेड डिस्कशन होगा। तो जो भी आपके यूएन ट्रूप्स के चीफ हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उनको बुलाया गया, यहाँ पे मीटिंग किया गया, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ड्यूरिंग यूएन पीस कीपिंग मिशन, उन सबको डिस्कस करके एक फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई, ठीक है। उसके बाद इंडिया का एज यूजुअल, इंडिया ऑलवेज इंडोर्स द फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि कौन कौन से कंट्री की ये पार्टिसिपेट किए हैं। तो देखो ये सब कंट्री का नाम आप याद रख भी नहीं सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और बहुत कम चांसेस है यहाँ से सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। फॉर योर क्यूरियोसिटी, सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, राइट। फिर देखो आगे, वेनेजुएला मारिया मैचेडो विंस नोबेल प्राइज़। अब मैं आपको बता दूं कि नोबेल पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने सबका हर एक जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इंपॉर्टेंट फील्ड में, उसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन कर रखा है। तो आपको ये नोबेल प्राइज़ जाके सेम चैनल पे देख लेना है, नोबेल प्राइज़ 2025। इसके पिछला वाला वीडियो ही वो था, ठीक है। तो आप जाके एक बार उसको अच्छे से देख लेना। वहाँ पर मैंने जितने सिंपल लैंग्वेज में और जितने डिटेल में चाहिए था एक्सप्लेनेशन आपको नोबेल प्राइज़ के लिए फॉर योर एग्जाम पर्पस, सारे वहाँ पे रेलिवेंट स्टैटिक कॉन्सेप्ट सब मैंने डिस्कस कर रखा है। तो आप जाके वो ज़रूर देख लेना, आपका नोवेल वाला जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 1 घंटा आप नोवेल पे क्यों दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 घंटा आप दे दोगे तो आपको उसका नोवेल के लिए और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एकदम से याद हो जाएगा कि हाँ भैया किस चीज़ के लिए इस बार नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। बाकी वेनेजुएला के मारिया मैचेडो जी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ये किस चीज़ के लिए मिला था, क्योंकि इन्होंने वेनेजुएला में जो डेमोक्रेसी था उसको रिस्टोर किया, राइट। सो हु कीप्स द फ्लेम ऑफ डेमोक्रेसी बर्निंग अमिड अ ग्रोइंग डार्कनेस। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बाकी वही चीज़
वापस से रिपीटेड है, ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है, तो वो वीडियो डेडिकेटेड है आपका, तो वहाँ पे जाके आपको सारे नोबेल प्राइज़ का इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर देखो ये सारे नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री सुस्मो कितागवा, रिचार्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। फिर वैसे ही आपके मेडिसिन में मैरी ब्रूंकनो, फ्रेड राम्सडेल, शिमोन सागाकुची। उसके बाद आपके इकोनॉमी में जोएल मोक्योर, फिलिपिन नागियन, पीटर होविट। और पीस प्राइज़ में आपके मारिया कोरिना मैचेदो। और आपके लिटरेचर में लैज़लो क्रैस्नजोरकाई। फिर देखो पीएम लॉन्चेस मेगा एग्री स्कीम सेज कांग्रेस नेग्लेक्टेड फार्मर्स। तो ये जो हेडिंग है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसमें न्यूज़ है पीएम धन्य धान्य कृषि योजना जो रिसेंटली पीएम मोदी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे इनॉग्रेट किया, इस स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो लोग करंट अफेयर वीकली फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको ये पता है कि ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपके प्रीवियसली वीकली मैगजीन में कवर करा दिया है। ठीक है, तो अक्टूबर 11 का ये न्यूज़ दोबारा पब्लिश हुआ, लेकिन ये उससे पहले भी आपके इसके रिलेटेड आर्टिकल आया था, तो यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन दी भी हुई है। तो बेसिकली जो ये पीएम धन्य धान्य कृषि योजना स्कीम है ना, इट इज़ काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है ना। तो अंडर दिस स्कीम क्या किया गया है आपको कि आपके 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर। तो अगर मान के चलो कोई डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा है जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है और आपका बिलो एवरेज एक्सेस टू क्रेडिट है, ठीक है, तो ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहचान करके और यहाँ पे ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बाकी इस स्कीम में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइक देखो जैसे मैंने आपको बताया भी था लास्ट जो आपका वीकली करंट अफेयर था, तो वहाँ पे आपके एग्रीकल्चर फील्ड में ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। एक तो आपका प्री हार्वेस्टिंग चैलेंजेस होता है, एक आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग चैलेंज होता है। तो प्री हार्वेस्टिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जैसे वो एक्सेस टू क्रेडिट हो गया, ठीक है, उसका क्लाइमेट वगैरह हो गया, तो ये सब जो होते हैं आपके प्री हार्वेस्टिंग चैलेंज होते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जब आप एक बार फसल उगा लेते हो तो उसके बाद उसको स्टोर करना, राइट, तो अब इस स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज चाहिए, तो इस स्कीम के अंदर स्टोरेज बनाने का भी प्रावधान है ना। तो इस टाइप से ये स्कीम जो है पूरा अम्ब्रेला स्कीम है, जितने भी आपके चैलेंजेस प्री हार्वेस्टिंग चैलेंज और पोस्ट हार्वेस्टिंग चैलेंज आता है उससे रिलेटेड ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, राइट। फिर देखो आगे द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, तो ये भी आपका स्कीम लॉन्च हुआ है साथ के साथ, तो ये दोनों स्कीम लॉन्च हुए, द पीएम धन्य धान्य कृषि योजना एंड द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। और आपको पता है कि 2025 के बजट में आत्मनिर्भरता फॉर पल्सेस मीन्स सेल्फ रिलायंस इन द पल्सेस प्रोडक्शन, ये इसकी बात की गई थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेक्स्ट अगले 2 साल के लिए, राइट, ये न्यूज़ जो है। अब बाकी मैंने आपको ये भी बता रखा है पहले कि जो आपके किस आपके पल्सेस में किस वैरायटी ऑफ पल्स में आपको एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था तुम से, ठीक है, तो तुम से क्या होता है तूर, उड़द और मूंग, तो ये 3 दाल पे आपके गवर्नमेंट जो है एमएसपी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। बाकी इसका एम क्या है, तो द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट by Prime Minister Narendra Modi will be for from period 2025-2026 to 2030-31। तो ये टाइम पीरियड जरूर याद कर लेना, डायरेक्टली आपसे पूछते हैं और इस बार के सीपीएफ एग्जामिनेशन में आपने देखा था इस टाइप के सवाल बनते हैं आपके, है ना। तो जो भी टाइम पीरियड होता है किसी भी स्कीम का या कब लॉन्च हुआ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन दिस मिशन फॉलोज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसमेंट इन 2025-2026 बजट, तो ये मैंने आपको बता दिया, बजट वाले चैप्टर में ही मैंने आपको इस चीज़ को डिटेल में कवर कराया था। एंड इसका जो प्रोक्यूरमेंट होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, नाफेड द्वारा, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीसीएफ। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेना, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बना देंगे, ठीक। उसके बाद देखो गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट यूपी टॉप्स लिस्ट, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये न्यूज़ कवर कर लिया हमने डिटेल में। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है धन्य धान्य कृषि योजना के बारे में, तो इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम रीड कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं ना, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्या होता है कि अभी एकदम नया शुरुआत करते हैं तो उनको लगता है कि आप पिछला वीडियो क्या जाके देखेंगे, तो उनके लिए मैं ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ ताकि आपको पिछला वीडियो देखने की नीड ना पड़े फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक ओनली। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, 2 वीक के वीडियो आए हैं, ठीक है, तो जाके आप इजीली कवर कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च हुआ, तो ये 2025-2026 में लॉन्च हुआ है, टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स अक्रॉस 11 डिपार्टमेंट। तो वही मैं बताया ये काइंड ऑफ आपका अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें आपके 36 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है उनको इंटीग्रेट करके ये 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है इनमें इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि किस बेसिस पे इन जो डिस्ट्रिक्ट है इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन कमेटी मैंने बता दिया, ठीक है, अलग अलग कमेटी आपके फॉर्म होगी एट रीजनल लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल,
रीजनल मतलब स्टेट लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया और आपका नेशनल लेवल हो गया, ठीक है, फॉर इफेक्टिव प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम। और उसके बाद प्रोग्रेस भी चेक किया जाएगा अराउंड 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो जैसे मान के चलो कोई हमेशा से प्रॉब्लम क्या रही है कि इंडिया में स्कीम्स की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इस बार गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जो ये स्कीम है इसका बार बार आपका ना बोलते हैं ना प्रोग्रेस ट्रैकिंग होगा कि ये स्कीम कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है। तो वो प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया होगी। तो 117 इंडिकेटर डिसाइड किए गए। इन 117 इंडिकेटर के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है ये आपका सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। समझ आया इतना, राइट। उसके बाद देखो आगे, गवर्नमेंट नोटिफाइज फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एमिशन कट टारगेट फॉर 4 सेक्टर। तो ये न्यूज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना और आपको खुद भी रीड करना है आफ्टर दिस लेक्चर, ये जब प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। तो सबसे पहले इंडिया में पहली बार फर्स्ट लीगली बाइंडिंग टारगेट फॉर 4 हाई एमिशन सेक्टर ये लॉन्च किया गया। वो सेक्टर कौन कौन से आपके, एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली एंड पल्प एंड पेपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डायरेक्ट पूछेंगे कि कौन से 4 इंडस्ट्री के लिए एमिशन टारगेट सेट किया गया। पहला लीगली बाइंडिंग, क्योंकि इससे पहले कोई भी लीगली बाइंडिंग टारगेट नहीं था स्पेशली इंडिया में, ठीक है। तो वो बोल देंगे एल्यूमिनियम, ऑप्शन में दे देंगे अलग अलग जो आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन आपको ये 4 याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया, क्लोर अल्कली हो गया एंड पल्प एंड पेपर हो गया। और आपको पता है कि ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ है ना, इनमें से आपके बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। फिर उसके बाद कौन लॉन्च किया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। और उसके बाद ये आपको ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025। तो ये भी आपके 2025 में ये रूल बनाया गया, जिसके बेसिस पे ये एमिशन इंटेंसिटी है जो है ये डिसाइड किया जाएगा। अब GEI क्या होता है, डायरेक्ट ये टर्मिनोलॉजी है आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी। दे रखा है कि 1 टन प्रोडक्शन ऑफ एनी मटेरियल में कितना कार्बन एमिशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस एनर्जी गैस एमिशन इंटेंसिटी। सो GEI इज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिटेड पर यूनिट प्रोडक्ट आउटपुट। फॉर इंस्टांस द गैसेस रिलीज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ अ टन ऑफ प्रोडक्ट सच एज सीमेंट एंड एल्यूमिनियम। तो 1 टन एल्यूमिनियम हो गया या 1 टन आपका सीमेंट हो गया, इनके प्रोडक्शन के दौरान कितना कार्बन आपका एमिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपके कार्बन एमिशन इंटेंसिटी। फिर आपको पता होगा दी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये आपका स्कीम एक रिलेटेड था जिससे जो इंस्पायर्ड था क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। अब इस स्कीम के अंदर क्या किया गया कि फॉर एग्जांपल मान के चलो किसी कंपनी के लिए टारगेट सेट की गई है ना, कि आपको इतना यूनिट रिड्यूस करना है। अब मान चलो वो कंपनी आपके टारगेट फुलफिल नहीं कर पाई, राइट, तो वो क्या करेगी, तो उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि भैया अगर आप मान के चलो फॉर एग्जांपल उसको मैं अब बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसको 30 यूनिट कार्बन एमिशन जो था उसको रिड्यूस करना था, ठीक है। अब 30 यूनिट में मान के चलो उसने 25 यूनिट ही अचीव कर पाया, मतलब 25 यूनिट उसने कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस कर दिया। तो बाकी के 5 यूनिट के लिए क्या करेगा, तो ये किसी और कंपनी से खरीद सकता है। मान के चलो कोई और इंडस्ट्री होगी जिसका टारगेट था 30 यूनिट रिड्यूस करना, लेकिन वो 35 यूनिट रिड्यूस करके बैठी होगी, राइट। तो अब इस कंपनी को क्या मिल गया, आपके 5 यूनिट एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल गया। अब ये अपनी जो यूनिट है ना, ये दूसरी कंपनी को सेल कर सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमने मोनेटाइज कर दिया, और ये कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करता है कंपनीज को कि हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। मतलब अपने टारगेट से सरप्लस में अगर हमने कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर दिया तो इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन हमें मॉनेटरी टर्म में ही बेनिफिट दे रहा है। तो ये जो 35 यूनिट इन्होंने कमाया था एक्स्ट्रा 5 यूनिट, ये क्या करेंगे, ये जो 25 यूनिट वाली कंपनी है इसकी भी टारगेट जो 30 की थी, इसको सेल कर देगी, और इसका प्राइस भी डिसाइड होगा एज पर दी रूल। इतना समझ आया आपको, तो कैसे काम करता है आपको कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स वाला। सो ये लॉन्च कब हुआ था ये भी ध्यान दे दो, 2023 में। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2023, और इसको आप अपने पेपर 2 में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो जब भी आपका जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है या क्लीन इन्वायरमेंट की बात होती है, तो उस सारे क्वेश्चन में आप एज अ सॉल्यूशन इसको बता सकते हो कि हम इस टाइप का कोई स्कीम, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट एंड ट्रेडिंग स्कीम, राइट। उसके बाद इंडिया का कमिटमेंट आपको पता ही है, पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया का कमिटमेंट क्या था कि रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP ऑफ एनर्जी पर यूनिट ऑफ GDP बाय 45% बाई 2030। तो 45% तक हमें रिड्यूस करना है टिल 2030। कंपैरिजन में कौन सा हमने ईयर लिया, 2005 लेवल। तो 2005 लेवल पे जो आपके कार्बन एमिशन इंटेंसिटी था विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन GDP, उसको 45% तक रिड्यूस करना है बाय 2030, ठीक है। तो ये हमारा एक कमिटमेंट था।
अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। उसके बाद पंचामृत गोल के बारे में मैंने बार बार आपको पढ़ाया है और वो आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, राइट। तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके मेरे को बताना पंचामृत गोल। ये एक्टिव रिकॉलिंग है। अब कोई कमेंट में ये टाइप मत कर देना सर आप भी बता दिया करो, हर चीज़ मैं बता दूंगा तो आपका फिर वही माइंड, आप एक मियर लिसनर की तरह सुनोगे, वीडियो देख लोगे 1.5x की स्पीड से लगा के, और आपका कुछ बेनिफिट होना नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा सर्च कर लो, इसी बहाने आप सर्च तो करोगे, इसी बहाने आप जाके अपने पुराने नोट्स रिवाइज तो करोगे, राइट। उसके बाद देखो, अंडर GEI रूल्स 282 हाई एमिशन इंडस्ट्रियल यूनिट्स विल हैव टू कंप्लाई विद द मैंडेटरी टारगेट फॉर 2 years। दीज यूनिट कंसिस्ट ऑफ 186 सीमेंट यूनिट, 13 एल्यूमिनियम यूनिट्स, 30 क्लोर एल्कली यूनिट्स एंड 53 पल्प यूनिट्स। तो ये वाला नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला नंबर इंपॉर्टेंट है, राइट, कि अंडर GEI रूल आपको 2 साल तक कंप्लाई करना है जो टारगेट्स है, समझ आया। फिर देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि पहले जो आपका CCTS स्कीम से पहले आपका एक पैट स्कीम करके लॉन्च किया गया था 2012 में। पैट स्कीम क्या था? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, जिसमें भी बात की गई थी कि जो आपके इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एनर्जी एफिशिएंट बनना है। बट यहाँ पे कुछ कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ आपके प्रोविज़न नहीं था, लेकिन इस बार जो आपका कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, इसमें आपके कार्बन क्रेडिट वाला जो चीज़ है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, समझ आए। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, क्योटो प्रोटोकॉल आप रीड कर लेना, राइट। बाकी अगर कभी न्यूज़ में अपीयर होगा तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ा दूंगा क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें जो भी आपके एनेक्चर ए, एनेक्चर बी कंट्रीज़, राइट, उसमें क्या क्या रूल्स है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मैंने जो बोला कमेंट सेक्शन में टाइप करने के लिए क्या क्या, एक तो पंचामृत गोल हमने किस स्कोप में डिसाइड किया, और दूसरा चीज़ क्या क्या है आपके 5 पंचामृत गोल। फिर देखो, T-Chip अनवील्स वर्ल्ड फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम। तो इन वर्ल्ड का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पे लॉन्च हुआ? हैदराबाद, तेलंगाना। तो ये डायरेक्टली वन लाइनर में आपको पूछ लेंगे, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और आपको पता ही है कि सेमीकंडक्टर जो है हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि हम सेमीकंडक्टर में भी सुपर पावर बने, राइट। और सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग, अभी हम हेवली डिपेंडेंट है चाइना पे और भी अदर कंट्रीज़ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम खुद के कंट्री में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में और इकोनॉमिक हमारा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा होता है। तो हैदराबाद में आपके इससे रिलेटेड इनोवेशन सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया। फिर देखो, बाकी अभी तक अगर किसी ने फाउंडेशन कोर्स में इनरोल नहीं किया है तो दिवाली ऑफर चल रहा है आपका, ठीक है, आप इसको इनरोल कर लेना फाउंडेशन कोर्स में। यहाँ पे हम आपको सारा जो भी स्टैटिक है उसको डिटेल में कवर कराएंगे, कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो एक बार आप हम पे ट्रस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। आपका सही में वो लिटरली गेम चेंजर आपके लिए प्रोग्राम होगा और आपके पाथ को और आसान बनाएगा CAPF के, राइट। तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। आई कैन एश्योर यू दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट, स्पेशली फॉर CAPF एग्जामिनेशन। उसके बाद देखो, अब 13 से 15 अक्टूबर कवर करते हैं। तो फिर से डिफेंस न्यूज़ आया आपका। तो देखो, इंडियन नेवी होस्ट 5th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 विथ इंडोनेशियन नेवी एट विशाखापट्टनम। वेन्यू समझ लिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी जो नेवी वाली एक्सरसाइज होती है कहाँ कहाँ होती है? या तो विशाखापट्टनम में होगी, या चेन्नई में होगी, या आपके केरला साइड में होगी, ठीक है। केरला कोस्ट पे, मालाबार जो कोस्ट है वहाँ पे होगी, राइट। अब समुद्र शक्ति हम किसके साथ कर रहे हैं? इंडोनेशिया के साथ कर रहे हैं, इतना पता लग गया। वेन्यू कहाँ पे? आपके विशाखापट्टनम में है। तो दो क्वेश्चन तो आपको मैंने हेडिंग से ही बता दिया। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या रिलेट करना है कि ऐसे शक्ति से रिलेटेड आपने कुछ एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा होगा, लाइक गरुड़ा शक्ति, वरुणा शक्ति, है ना। तो समुद्र शक्ति से हम क्या रिलेट कर पा रहे हैं? गरुड़ा शक्ति, ठीक है। तो गरुड़ा शक्ति भी हम किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ करते हैं, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न पॉइंट बताया था, अगर गरुड़ा शक्ति की बात कर रहा है तो वो तो हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ गरुड़ा है, गरुड़ा एक्सरसाइज, ठीक है, तो वो हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। इवन अगर सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज बोलेगा, शक्ति एक्सरसाइज, तो ये भी हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। फिर वरुणा एक्सरसाइज, वो भी हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। अब वापस से आपको कहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है? मित्रा शक्ति। तो आप सोचोगे समुद्रा शक्ति और गरुड़ा शक्ति अगर इंडोनेशिया का है तो मित्रा शक्ति भी जो है आपका इंडोनेशिया का होगा, बट ऐसा नहीं है। मित्रा शक्ति आपके किसके साथ होता है? श्रीलंका के साथ, ठीक है, श्रीलंका। यहाँ से ये सारे कुछ एक्सरसाइज के नाम थे जो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, ये आपको रिकॉल करना है। कौन कौन सा? समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, गरुड़ा शक्ति अलग अलग, ठीक है। उसके बाद वरुणा एक्सरसाइज, और उसके बाद आपके मित्रा शक्ति। तो ये सब कंट्रीज़ के नाम याद करना
और एक्सरसाइज के नाम रिकॉल कर लेना। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करते हैं और यूपीएससी हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे आपके कंफ्यूज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन बताया कि इंडियन नेवी के किस कमांड ने आपके पार्टिसिपेट किया, तो ईस्टर्न नेवल कमांड, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आपको पता विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद एज यूजुअल वही कि इट इज़ की बायलेटरल इंगेजमेंट एम्ड एट इन्हांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब जो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, आप मोर और लेस हर एक्सरसाइज में कॉमन देखते हो, तो इसका आप मान के चलो अगर पेपर 2 में डायरेक्ट ऐसे आता है डिफेंस से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ये सब कोट कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छे स्टेटमेंट्स होते हैं कुछ, तो एक बार आप याद कर लोगे तो कोई भी अगर एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करना है तो लास्ट में आप उसका एम में कहीं पूछेगा तो आप सेम लाइन लिख सकते हो। फिर देखो आगे, ये कुछ इमेजेस है। इनॉग्रल एडिशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज, तो हमने कोरिया के साथ भी ये बायलेटरल एक्सरसाइज किया होगा। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि इंडियन नेवी पिछले कुछ दिनों में कई सारी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है, स्पेशली इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसके पीछे का जो जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है क्या है, तो ये भी आपके बैक ऑफ द माइंड पता होनी चाहिए। तो देखो जैसे आपको पता है कि चाइना हमें काउंटर करता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल टैक्टिक्स के द्वारा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत चाइना क्या कर रहा है कि आपके अलग अलग जगह पोर्ट बना के इंडिया को घेरने का प्रयास कर रहा है ताकि वो इंडियन ओशन रीजन में अपना डोमिनेंस बना सके। ठीक है, क्योंकि चाइना हैवीली डिपेंडेंट है आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे फॉर इट्स ट्रेड। तो जो भी चाइना जो है आपका ऑयल इंपोर्ट करता है फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, ठीक है, वो आपके किस रूट के थ्रू होके जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब आपको पता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास आपका क्या लोकेटेड है, अंडमान निकोबार आइलैंड, जहाँ पे किसका कंट्रोल है, इंडियन डिफेंस फोर्सेज का। ठीक है, वहाँ पे आपके ट्राई सर्विसेज कमांड भी है। तो चाइना को हमेशा से ये रहता है कि इंडिया का डोमिनेंस इंडियन ओशन रीजन में इसको कैसे कम करें, राइट। तो चाइना क्या करता है कि जो जैसे श्रीलंका में आपके हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद वैसे ही पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो गया, तो इन सब जगह पोर्ट बना के इंडिया को कोशिश करता है चाइना घेरने का, और एक अल्टरनेटिव रूट भी तैयार कर रहा है, राइट, थ्रू द BRI इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये सब कुछ टैक्टिक्स होते हैं जो चाइना द्वारा यूज़ किया जाता है इंडिया पे डोमिनेंस क्रिएट करने का, क्योंकि पता है कि चाइना को कि जो आपके इंडो पैसिफिक रीजन में आपका इंडिया जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो कि चाइना को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सकता है, राइट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ही तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि चाइना अगर अपना पावर बढ़ा रहा है तो हमें उसको काउंटर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम इस टाइप के एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, हम भी जो है डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, राइट। तो आप देख रहे हो कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस भी अपना अलग अलग जो बेस है वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में बना रही है, ताकि हम कल को चाइना के इन्फ्लुएंस को हम कम कर सकें, और जब भी चाइना ऐसा कुछ स्टेप ले तो हम उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट कर पाए। तो इस टाइप के एक्सरसाइज वहाँ पे कराने का बेसिक पर्पस यही होता है, चाइना को काउंटर करना। और बाकी अलग अलग जो और चैलेंजेस आते हैं, मैरीटाइम चैलेंजेस लाइक पायरेसी हो गया, ठीक है, ऑयल स्पिल हो गया, ये सब को डील करने के लिए आपके ये सब एक्सरसाइज कराया जाता है। तो वही बोलते हैं ना कि द मोर यू सर्ट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो पहले ही अगर हम प्रिपेयर रहेंगे तो जब रियल सिचुएशन आएगा तो वहाँ पे हमारा कम से कम लॉस होता है। इतना समझ आए? तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखा करो ये सब एक्सरसाइज तो आप पढ़ लोगे, रट लोगे, लेकिन एज बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट जहाँ पे आपको एनालिटिकल थिंकिंग भी पता होनी चाहिए, अगर आप CAPF या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इस टाइप के जो जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है ये भी पता होनी चाहिए। तो हम हम कोरिया के साथ कहाँ पे एक्सरसाइज ये कंडक्ट कराएं, साउथ चाइना सी में, ठीक है। और साउथ चाइना सी आपको पता ही है हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, ये आपका रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट भी है। तो साउथ चाइना सी भी हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपके साउथ चाइना सी से रिलेटेड आर्टिकल आएगा। तो बाकी रिलेटेड डिस्प्यूट आप ऑलरेडी अवेयर हो गई थोड़ा बहुत, है ना, कि आपके स्पार्सली आइलैंड हो गया, पार्सल आइलैंड हो गया, तो ये सब को जैसे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सब कंट्री क्लेम करती है, और बाकी साउथ चाइना सी को पूरा चाइना क्लेम करता है। तो सेम टेरिटरी को जब एक से ज़्यादा कंट्री क्लेम करती है तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो मैंने बहुत ब्रीफली आपको बता दिया, बाकी आप चाहो तो डिटेल रीड कर सकते हो अपने नेट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी आपकी फ्रिगेट्स पार्टिसिपेट की, तो ये भी देख लो, ये भी डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं। तो INS सह्याद्री होगी, ठीक है, जो कि एक शिवालिक क्लास की गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। शिवालिक क्लास में कौन कौन सी फ्रिगेट आती है आपकी एक शिवालिक हो गई, ठीक है, एक सह्याद्री होगी और एक सतपुरा हो गई, राइट। तो ये भी चीज़ आपके ये किसके अंतर्गत है, प्रोजेक्ट 17, ठीक है। तो इसके साथ आप प्रोजेक्ट 17A रिलेट कर लो, प्रोजेक्ट 15A रिलेट कर लो, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 75, ये सब आपको रिलेट करना है, राइट। ये ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको एक्टिव रिकॉल करना है कि कौन कौन सी शिप आती है, वो सारी शिप के नाम आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, राइट। फिर देखो
डेक्स क्लियर्ड फॉर मैत्री 2, इंडिया सेट टू चार्ट न्यू फ्रंटियर इन अंटार्कटिका आईसी वाइल्डरनेस। तो आपको पता है कि इंडिया का ना रिसर्च स्टेशन हम दोनों पोल में हमारा इस्टेब्लिश्ड है, लाइक आर्टिक नॉर्थ पोल जो है और आपका अंटार्कटिक जो साउथ पोल है, दोनों जगह हमारा रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश होता है ताकि हम रिसर्च पर्पस कैरी ऑन कर सकें इन सारे रीजन में, पोलर रीजन में। ठीक है, तो आपके आर्कटिक रीजन में कौन सा हमारा रिसर्च स्टेशन? हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री। और अंटार्कटिक में हमारे कौन कौन सा था? तो दक्षिण गंगोत्री था जो कि सबसे पहला था, राइट। अभी वो ऑपरेशनल नहीं है। उसके बाद और भी आए, जैसे भारती हो गया, ठीक है, मैत्री हो गया। तो मैत्री 1 पहले आ चुका था जो कि अभी इन ऑपरेशनल है। अब जो है इसका सेकेंड वर्जन आया मैत्री 2। ठीक है, लोकेटेड कहाँ है ये आपसे पूछ लेंगे, तो इट इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न अंटार्कटिका। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इट इज़ सादर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट, राइट, और ये आपका 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद अंटार्कटिका का जो आपका हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? माउंट विंसन। ठीक है, माउंट विंसन जो है आपके अंटार्कटिका हाईएस्ट पीक है। तो ये सब जो नॉलेज है ना, आप तुरंत के तुरंत रिलेट कर लिया करो, आपको याद आना चाहिए। ठीक है, सो वंस बिल्ट एंड रेडीड बाई जनवरी 2029। ठीक है, तो ये जो मैत्री 2 है जो रिसर्च स्टेशन है, ये आपके 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा और ये इंडिया का 4th रिसर्च बेस होगा। इससे पहले 3 ऑलरेडी बेस हमने सेटअप कर रखा है जो कि अभी इन ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। तो इंडिया का ये 4th रिसर्च बेस होगा इन अंटार्कटिका। आर्कटिक में क्या है आपका, मैंने बता दिया, हिमाद्री। ये डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं सब मैच ऑफ द फॉलोइंग में, और बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब इसको सेटअप करने के लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, राइट। So Ministry of Earth and Sciences is the nodal agency responsible for operating and organizing mission to Antarctic and the Arctic। और जो ये प्लान मैत्री 2 का था सेटअप करने का कब हुआ था? 2023 में आपके सबसे पहले प्लान प्रपोज किया गया था। और बाकी ये जो इससे पहले जो 3 आपके रिसर्च स्टेशन थे उनका नाम मैंने बता दिया। दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला था, भारती था, और उसका मैत्री का पहला वर्जन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, रिसेंट डिग्स इन तमिलनाडु तेनकासी रिवील प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कल्चर। तो तमिलनाडु के तेनकासी प्रोविंस में आपके वापस से आयरन एज कल्चर का एविडेंस मिला है। ठीक है, सो द फर्स्ट सीजन ऑफ एक्सकवेशन कैरिड आउट बाय तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एट थिरुमलपुरम इन तेनकासी डिस्ट्रिक्ट हैज ब्रॉट टू लाइट द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कल्चर क्लोजर टू वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु। तो ये आपकी एक नई डिस्कवरी है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि तमिलनाडु के किस डिस्ट्रिक्ट में आपके आयरन एज कल्चर का एविडेंस मिला हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे और बहुत सारी डिटेल दे रखी है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर देखो, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल लॉन्चेस लिम्स लाइव केसेस डैशबोर्ड टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट लिटिगेशन। तो अब याद करो कि जो पिछला वीकली करंट अफेयर मैगजीन था उसमें मैंने आपको पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, है ना। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि पेंडेंसी ऑफ केसेस का वन ऑफ द मेजर रीजंस क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वही सबसे मेजर लिटिगेंट है ना। मतलब आपके 50% से ज़्यादा केसेस गवर्नमेंट के ही पेंडिंग है ना। गवर्नमेंट हर बात पे क्या बोलता है, जो गवर्नमेंट का साइकोलॉजी है वो क्या है कि वी विल सी यू इन द कोर्ट। मतलब गवर्नमेंट एक काइंड ऑफ कंपल्सिव लिटिगेंट है। ठीक है, तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए लाया गया था, फ्रॉम कंपल्सिव लिटिगेंट टू एफिशिएंट लिटिगेंट। मतलब हर बात पे आपके कोर्ट पे नहीं जाना है ना, हर बात के लिए। तो अब उसी से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट आई है, लिम्स लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, लिम्स का मतलब क्या होता है? लाइव केसेस डैशबोर्ड। लिम्स का फुल फॉर्म क्या है आपका? लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट का लिटिगेशन होगा, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड केसेस होंगे, उसके लिए एक डैशबोर्ड बना दिया गया है और ये डैशबोर्ड पे सारी मिनिस्ट्री के पास एक्सेस रहेगा। ठीक है, तो सारी मिनिस्ट्री ये जो भी अपना केस का स्टेटस है उसको लाइव ट्रैक कर सकती हैं, देख सकती हैं। तो इससे क्या होगा, चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगा एक तो, ठीक है, और दूसरा चीज़ और एफिशिएंट बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए एक अच्छा स्टेप है। तो इस चीज़ को, ये सब जो एग्जांपल आप मेंशन करोगे ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, इवन पेपर 2 में भी। और आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे लिम्स आपका क्या है, किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया, राइट। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया है लिम्स डैशबोर्ड। ठीक है, ये डैशबोर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है? लाइव केसेस डैशबोर्ड विच बूस्ट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट लिटिगेशन। और इसका फुल फॉर्म आप याद रख लेना, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। देन उसका देख लो,
द गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड एन इन्फॉर्मेशन मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड डिटेल ऑफ ऑल केसेस शेड्यूल टू बी हर्ड इन द नेक्स्ट 7 days इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इन्वॉल्विंग वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो 7 दिन के अंदर सुने जाने वाले केस हैं उनके बारे में ये जो डिटेल रहेगा वो कंसिस्ट करेगा ये जो लिम्स डैशबोर्ड आपका, ठीक है। सो द लिम्स लाइव केस डैशबोर्ड प्रेजेंट रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन ऑफ कोर्ट केसेस एंड प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ अपकमिंग हियर केसेस, इनेबलिंग प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड बेटर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। तो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है उनके बीच में इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन को भी ये क्या करेगा, डेवलप करेगा लिम्स। तो ये आपका काफी अच्छा इनिशिएटिव है और ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका पर्पस क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूज क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ गया हो नेचुरल फार्मिंग गेन्स ट्रैक्शन इन हिमाचल। तो आपके हिमाचल प्रदेश जो है वो नेचुरल फार्मिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके नेशनल लेवल पे भी नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड कई सारे स्कीम्स लॉन्च हैं और हिमाचल प्रदेश ने क्या एक लॉन्च किया, प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। तो ये आपके बेसिकली हिमाचल प्रदेश का स्टेट नेचुरल फार्मिंग स्कीम है, राइट। तो इस स्कीम के तहत बेसिकली हिमाचल प्रदेश क्या करता है, जो आपके फार्मर्स होते हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सब्सिडी प्रोवाइड करता है जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द नेचुरल फार्मिंग या फिर बोल लो जीरो बजट फार्मिंग, उसके लिए क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, ताकि वो लोग नेचुरल फार्मिंग प्रमोट कर सकें, जो कि आपके सॉइल के हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी होती है, ठीक है। तो और भी स्टेट को प्रयास करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम उसका नाम क्या है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ठीक है, विच इज अ सब स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये भी ध्यान रखना। सिंस 2020-2021 इज प्रोमोटेड फॉर ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिस इंक्लूडिंग जीरो बजट फार्मिंग। तो ये 2020-21 में लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपसे पूछ लेंगे। Then the scheme mainly emphasize on exclusion of all synthetic chemical inputs and promote on farm biomass recycling with major stress on biomass mulching, use of cow dung urine formulation and paint based preparation। तो इस जो फार्मिंग जीरो बजट फार्मिंग में क्या होता है बेसिकली कि जो भी केमिकल इनपुट है लाइक फर्टिलाइजर हर्बिसाइड जो हम यूज़ करते हैं जनरली, तो उसका यूज़ खत्म करके हम जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका यूज़ करें, ठीक है, जो कि आपके सॉइल हेल्थ के लिए भी अच्छी है और प्राकृतिक के लिए भी अच्छी है। लाइक आपके बायोमास मल्चिंग हो गया, काउडंग हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द फॉर्मुलेशन और मैन्योर, ठीक है, जो कि सॉइल के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, राइट। उसका प्लांट बेस्ड प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। उसके बाद जो आप जहाँ पे आप हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हो उसके जगह हम क्या कर रहे हैं, प्लांट की कोटिंग डाल रहे हैं, लाइक नीम कोटिंग, ठीक है। तो अब आपको मैं यहाँ पे कुछ सोचने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्टिव रिकॉल करना है कि जो कंपोनेंट ऑफ जीरो बजट फार्मिंग क्या क्या है। तो आप 10 सेकेंड लो, सोचो, ठीक है, कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ जीरो बजट फार्मिंग। अब ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये आपको पता होनी चाहिए और फिर मैं बताऊंगा ही, टेंशन मत लो, आप पे नहीं छोड़ूंगा, है ना। मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें सिर्फ 10% लोगों को ये चीज़ पता होगी। चलिए, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या रिकॉल करना है। पहला है आपका जीवामृत, जीवामृत, ठीक है। दूसरा है आपका बीजामृत, बीजामृत। उसके बाद थर्ड जो कंपोनेंट है वो क्या है, अच्छदाना, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्चिंग। और उसके बाद आपका है वापसा, वापसा, ठीक है। अब ये चारों में क्या क्या आपका होता है, ये बेसिकली आपके 4 कंपोनेंट ऑफ जीरो बजट फार्मिंग है, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ मेंशन करते हो तब जाके एग्जामिनर को पता लगता है कि हाँ आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में एग्जैक्टली पता है। अब जीवामृत में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो हम इसमें जो लिक्विड और सोलिड माइक्रोबियल इनोकुलेंट है उसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो हम फर्टिलाइजर के जगह केमिकल फर्टिलाइजर्स के जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जो हम काउ डंग से जो मैन्योर बना रहे हैं, काउ डंग से मैन्योर बना रहे हैं, या फिर जागरी का यूज़ कर रहे हैं, पल्सेस का यूज़ कर रहे हैं, पल्सेस जो वेस्ट होते हैं ये सब को यूज़ करके हम फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीवामृत, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके सॉइल में क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होगा, ठीक है। सॉइल में माइक्रोबियल ग्रोथ होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो आपके प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। तो समझ आया जीवामृत। फिर बीजामृत क्या होता है आपका, बेसिकली इट इज सीड, ठीक है, अ नेचुरल सीड ट्रीटमेंट, अ नेचुरल सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें भी जो हम इंडिजिनस सीड है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो पता है आपको इंडिजिनस जो सीड होता है ये आपका क्लाइमेट रेजिस्टेंट होता है एक तो, राइट।
और इसमें भी हम जो नेचुरल है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर अच्छदाना मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है बेसिकली आपका, कि जो आप सॉइल पे क्या करते हो, जो भी आपके फील्ड होता है उस पर आप वेट वेस्ट से कवर कर देते हो उसको। तो इससे क्या होता है कि जो आपका वाटर लॉस होता है ना सॉइल से, ये नहीं हो पाता है, राइट। तो वाटर जब लॉस नहीं होगा तो सॉइल में जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है, और सॉइल में मॉइस्चर रिटेन रहेगा तो आपके माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छे से होगा, जो कि आपके सॉइल के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मल्चिंग समझ आया आपको। फिर आता है आपका वापसा। तो वापसा आपका बेसिकली क्या होता है, अ स्टेट इन विच द सॉइल हैज अ हेल्दी बैलेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर। तो इसमें आप बोल सकते हो एरिनेशन, ठीक है। तो सॉइल को भी आपके ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो सॉइल में भी जो एयर का एक्सचेंज है वो अच्छे से होता है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वापसा बोल रहे हैं, राइट। तो ये 4 आपको कंपोनेंट याद रखने जब भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात आए, राइट। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में बेसिकली हम यही चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। बायोमास मल्चिंग, यूज़ ऑफ काउ डंग यूरिन फॉर्मुलेशन एंड प्लांट बेस्ड प्रिपरेशन। और बहुत सारी स्टेट है जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा कर रही है, लाइक सिक्किम। आपको पता है सिक्किम इज़ रोल मॉडल फॉर अदर स्टेट्स इन इंडिया, राइट। तो सिक्किम ने अपने पूरे स्टेट को ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपके जो नॉर्मल जो आप ट्रेडिशनल फार्मिंग देखते हो वो नहीं होता है, यहाँ पे ज़्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। और अब तो सिक्किम के प्रोडक्ट को आपके टैग भी मिल चुका है, ठीक है। तो ऑल इंडिया ये अप्रूव्ड भी है कि हाँ भैया इसको ऑर्गेनिकली उगाया गया है, समझ आया। सो मिला जुला के ये हिमाचल प्रदेश का स्कीम है, ये कुछ मिलता ही जुलता है, ठीक है इससे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। डायरेक्ट पूछ लेंगे प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना कहाँ का स्कीम है, तो ये हिमाचल प्रदेश का स्कीम है। उसके बाद पूछ लेंगे आपके कि परंपरागत कृषि विकास योजना आपके कब लॉन्च हुआ था, 2020-21 में लॉन्च हुआ था, इसका क्या पर्पस था, तो ये आप आराम से लिख दोगे। कंपोनेंट आप याद कर लेना, जीवामृत, बीजामृत, अच्छदाना और वापसा, ठीक है। फिर देखो आगे, अचीविंग सेंटर रूफ टॉप सोलर टारगेट्स टू रिमेन अ चैलेंज। तो अभी देखा गया जब आपका फिजिबिलिटी स्टडी हुआ है पीएम सूर्य घर योजना का, तो ये देखा गया है कि हम अभी अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं, ठीक है। मतलब अभी तक हमने सिर्फ 13.1% जो हमने सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने की टारगेट रखी थी उसका 13.1% ही हम अब तक अचीव कर पाए। तो हमारा टारगेट कितना था, 1 करोड़ हाउस होल्ड में, राइट। लेकिन अभी तक हम 13 लाख के करीब घरों में ही ये चीज़ इंस्टॉल करा पाए। तो भाई चैलेंज कहाँ पर आ रहा है ना। तो हर स्कीम के साथ यही होता है कि स्कीम तो हम लॉन्च करते हैं लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन की बात जब आती है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो पीएम सूर्य घर में भी यही देखने को मिल रहा है। और आपको पता है कि 2025 के प्रीलिम्स में आपके पीएम सूर्य घर से पूछ लिया था सवाल। तो पीएम सूर्य घर में क्या प्रोविजन था, एक तो गवर्नमेंट आपके सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को टू इंस्टॉल दी रूफ टॉप सोलर हाउस होल्ड। इसके अंतर्गत क्या होगा कि 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री मिलेगी, जो भी ये रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन करेगा अपने घर में। उसके बाद इसमें यह भी प्रोविजन था कि अप टू 2 किलोवाट आपके गवर्नमेंट 60% सब्सिडी देगी और अप टू 3 किलोवाट आपके गवर्नमेंट 40% सब्सिडी देगी, ठीक है। और अगर मान के चलो कोई सरप्लस में प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या कर सकता है कि जो आपका ग्रिड बना रहेगा सोलर ग्रिड, वहाँ पे वो बेच सकता है, राइट। तो वो मोनेटाइज भी कर सकता है इस चीज़ को। मान के चलो उसको जितनी ज़रूरत है बिजली उतना उसने कंज्यूम किया, बाकी जो एक्स्ट्रा था उसको सोलर ग्रिड में ट्रांसफर करवा दिया, राइट। तो ये इसका प्रोविजन था पीएम सूर्य घर योजना का। तो ये देखा गया अभी तक ये सिर्फ 13.1% अचीव हो पाया। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक तो आपका आ रहा है मीटर का शॉर्टेज हो रहा है, फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंज्यूमर्स, इंस्टॉलर्स एंड डिस्कॉम्स। ये तो ये हमेशा ही होता है। अभी भी देखो कि कोई बिजली का जो आपका प्रॉब्लम होता है, खासकर जो दिल्ली में रह रहे हैं, बीएसईएस अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उनका सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी अगर शिकायत होती है तो ऑनलाइन भी आप डालो कंप्लेन, तो जल्दी वो सुनते नहीं है। बहुत जगह घूस अभी भी लग रही है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में लैकिंग होता है। फिर मीटर की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज है, मतलब जो सेटअप करना है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को वो उसमें डिले हो रहा है, राइट। तो ये सब जो कारण बन रहे हैं आपके स्लो implementation of installing of rooftop solar panel, समझ आए। Then the PM Surya Ghar Yojana is a center-led endeavor to encourage more homes to install rooftop solar connection. The government provides capital upfront via loans. तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। Then the PM Solar Scheme only incentivizes solar installation whose component parts are entirely manufactured in India. तो PM Solar Scheme के अंदर आपके उन्हीं कंपोनेंट को इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो कि कंप्लीटली इंडिया में बने हुए हैं। ये चीज़ समझ आया। अब इसके बाद देख लो यहाँ पे हमने लगा दिया अलग से आपको, तो ये चाहो तो आप रीड कर सकते हो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के रिगार्डिंग,
राइट। तो लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फरवरी 15, 2024। सबसे पहले तो लॉन्च डेट सब चीज़ का आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्टैंड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट सोलर डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है। देन इट एम्स टू प्रोवाइड सोलर पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड बाई मार्च 2027। तो ये कट ऑफ डेट भी याद रखना है ना, हालांकि अब इसको बढ़ा दिया गया। फिर विद इन जस्ट 9 मंथ्स 6.3 लाख इंस्टॉलेशन हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक। फिर देखो आगे, नंबर ऑफ बर्थ्स डिक्लाइन डेथ राइज स्लाइटली। तो आप देख सकते हो कि इंडिया में भी अब आपको डिक्लाइनिंग जो फर्टिलिटी रेट है वो उसका ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना। तो कई सारे स्टेट है जो वो 2.1 से नीचे टोटल फर्टिलिटी रेट अचीव कर लिए, राइट। तो मतलब हम जो रिप्लेसमेंट रेट होता है उससे भी नीचे आ चुके हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन कर रखा आपके प्रीवियसली। तो यहाँ पे आप देख लो कि कौन कौन सा स्टेट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे आपके बर्थ रेट अभी भी डिक्लाइन नहीं है ना। मतलब अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए या फिर फर्टिलिटी रेट की बात की जाए तो क्या स्टेटस है, राइट। तो देखो सबसे पहले जो आपका झारखंड है, इट रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ विच इज़ 899 आउट ऑफ 1000 मेल, ठीक है। तो 1000 मेल में कितनी फीमेल है आपकी, 899 है। तो झारखंड का काफ़ी पुअर सेक्स रेशियो है। फॉलोड बाय बिहार एट 900। फिर तेलंगाना में 906 है, महाराष्ट्र में 909 है और गुजरात में 910 है। और अच्छे करने वाले स्टेट कौन से हैं, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है। फिर केरला जो हो गया इसका भी सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है। सो द हाइएस्ट सेक्स रेशियो वॉज रिपोर्टेड बाय अरुणाचल प्रदेश विच इज़ एट 1085, मतलब महिलाएं ज़्यादा हैं मेल के मुकाबले। फॉलोड बाय नागालैंड, गोवा एट 973, लद्दाख एंड त्रिपुरा एट 972 एंड केरला एट 967। तो ये ना सीक्वेंस याद कर लेना, डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट है आपका और इसका सोर्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ के थ्रू हाईएस्ट सेक्स रेशियो और आपका लोएस्ट सेक्स रेशियो, राइट। तो लोएस्ट में आपके क्या है, झारखंड है, बिहार है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, गुजरात है। और हाईएस्ट में आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख। तो हाईएस्ट तो जरूर याद रख लेना और लोएस्ट भी याद रख लेना, ठीक है। अब मान के चलो ये न्यूज़ आपने पढ़ लिया, अब ये सोचो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये काम आपको खुद से करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट, कि क्या कारण हो सकता है कि इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होते जा रहा है, सेक्स रेशियो जो है वो भी इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, इसका क्या कारण है। तो आप एजुकेशन वगैरह तो जो कॉमन पॉइंट है वो सोच लेते हो, आपको कुछ यूनिक पॉइंट सोचना है यहाँ पे। और जो केस स्टडीज आप देख रहे हो कि अलग अलग स्टेट में जो भी आपके स्कीम्स लाई जाती है, जैसे मैं सबसे एकदम कॉमन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी आपके सेक्स रेशियो हरियाणा का काफ़ी इंप्रूव हुआ, ठीक है। अब देख सकते हो कि हरियाणा का जो रैंकिंग है वो ज़्यादा अच्छा है झारखंड के मुकाबले, है ना। उसके बाद आपकी फर्टिलिटी रेट क्यों आपकी डिक्रीज हो रही है, मतलब डिक्लाइन हो रही है, नंबर ऑफ बर्थ डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन बढ़ गया, फीमेल अवेयर हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल आपकी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, इंडिपेंडेंट होने की वजह से जो मैरिजेस हैं वो डिले हो रही है, राइट। तो डिले मैरिजेस एक इसका रीज़न ये भी है, राइट। तो जब डिलेड मैरिज हो जाता है ना तो बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, 30 साल के ऊपर जो फीमेल होती हैं उनको बेबी कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं। फिर उसके बाद आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स काफ़ी सारे आ गए मार्केट में, राइट। तो पहले बहुत बार तो ना चाह के भी, जैसे बहुत बार अनजाने में बच्चा हो जाता था, है ना। लेकिन अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स डेवलप हो गए हैं, अवेयरनेस बढ़ गई है आपकी, काफ़ी सारी अवेयरनेस की जाती है कि अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन रखना है या फिर जो आपके सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ है उससे बचना है तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना है, प्रोटेक्शंस यूज़ करना है, ठीक है। ये सब आपकी अवेयरनेस फैलाई जाती है टीवी के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये अवेयरनेस की वजह से भी आपके कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुई है। तो आपको इस तरीके से सोचना होता है, इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हो। तो इस न्यूज़ से इतना ही है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसने दिया था, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, राइट। फिर देखो आगे, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इंडियाज रैंक स्लिप्स टू 85th एज चाइना क्लाइम्स टू 64th। तो ये हमारा रैंक फिर से वापस से गिर गया है, हम 85th पे ड्रॉप करके आ गए हैं, चाइना का 64th नंबर पे है। तो हेनली जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये बताता है कि किसी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। और किसी कंट्री का अगर मान के चलो पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है तो आपके बहुत सारे कंट्री में वीज़ा फ्री एक्सेस आपको मिल जाता है ना। तो हमारे पास कितने कंट्री का वीज़ा फ्री एक्सेस है, 57 कंट्रीज। तो हम 57 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड बाय लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर। तो ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अर्लियर अभी इससे पहले इंडिया का रैंक 77th इंप्रूव हुआ था थोड़ा, वापस से 85th पे आ गया विथ एक्सेस टू 59 डेस्टिनेशन विदाउट नीडिंग अ वीज़ा। तो 2023 में हमारा रैंक था 84th, 2024 में 80th आ गया था, 2025 में 85th आ गया है, ठीक है। तो ये उतना अच्छा संकेत नहीं है।
और किसी कंट्री का पासपोर्ट कैसे स्ट्रांग होता है, तो इसके लिए फिर बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है, कंट्री का मिलिट्री पावर कैसा है, उसके बाद कंट्री कितना सेफ है टूरिस्ट के लिए। तो आप देखे होंगे कि रिसेंट टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट के साथ आपके दुर्घटना हुई है, उसका टूरिस्ट के साथ मिसफॉर्चून हुआ है इंडिया में, ठीक है, उसके वजह से भी कई बार पासपोर्ट का जो इंडेक्सिंग होता है, रैंकिंग होता है, वो घट जाता है, लोग जब आपके कंट्री में नहीं आना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड डिस्कशन अगर मैं करने बैठूँ तो 1 घंटा उसका अकेले डिस्कशन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वापस से फिर से रिकॉल करना है। क्या रिकॉल करना है, मैं आपको टास्क दे रहा हूं, कोशिश करना कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे 5 पॉइंट बताना है ना, कि इंडिया के टूरिज्म सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, चैलेंजेस सोचना है और उसका सॉल्यूशन बताना है। तो 5 चैलेंज बताना, 5 सॉल्यूशन बताना। इसका तरीका मैंने आपको बता रखा है, 5 ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है ना, 5 पॉइंट परसेप्शन के थ्रू में। तो 5 पॉइंट सोचो चैलेंजेस, 5 पॉइंट सोचो सॉल्यूशन। और अगर कोई इस टॉपिक पे सोचना चाहता है कि हमारे पासपोर्ट का जो रैंकिंग डिप क्यों कर रहा है, तो इसका भी आप 5 रीजन लिख सकते हो, है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्लिपिंग ऑफ आवर रैंक फ्रॉम 77 टू 85th। फिर आगे आओ, मोकियर, एगियन एंड होविटन विन नोबेल इकोनॉमिक प्राइज। तो ये ऑलरेडी मैंने इकोनॉमी जो नोबेल प्राइज वाला वीडियो है डेडिकेटेड 1 घंटे का, उसमें मैंने डिटेल में कवर कर रखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके 1 घंटा अपने लिए टाइम निकाल लो। आपका नोबेल प्राइज आज के बाद जो इस साल का है दिक्कत नहीं होगी। और इस साल का जो नोबेल प्राइज है वो अगले साल तक आप चाहे सिविल सर्विसेज दे रहे हो, चाहे सीडीएस दे रहे हो, चाहे एनडीए दे रहे हो, चाहे सीएपीएफ दे रहे हो, सब में ही आपके इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा मत सोचना कि नोबेल प्राइज में सिर्फ आपके नाम पूछते हैं कि इस फील्ड में आपके किसको नोबेल प्राइज मिला है, बल्कि वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी पूछ लेते हैं। तो आप जाके 1 घंटे का वीडियो आपके अपलोडेड है, ठीक है, अचीव सीएपीएफ चैनल पे जाके एक बार देख लो उसको। सारा नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी है, उसके पीछे का स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। उसका देखो, काजीरंगा डायरेक्टर बिकम फर्स्ट इंडियन टू रिसीव IUCN अवार्ड फॉर इनोवेशन इन नेशनल पार्क। तो ये हमारे लिए प्राइड मोमेंट है कि जो सोनाली घोष जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, ठीक है, इनको केंटन आर मिलर अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड सेक्शन का है, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि केंटन आर मिलर अवार्ड, सबसे पहले तो पूछेंगे कि कौन प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोवाइड करता है WCPA, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, जो कि IUCN का ही एक ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद किसको मिला है, तो सोनाली घोष जी को मिला है। और किस चीज़ के लिए मिला है, फॉर द इनोवेशन इन नेशनल पार्क्स। समझ आया, तो देख लो एक बार। सोनाली घोष, द डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन इन नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरिया सस्टेनेबिलिटी। सी रिसीव्ड द केंटन आर मिलर अवार्ड constituted by the World Commission on Protected Area. The WCPA is one of the 6 technical commission of the IUCN, International Union for Conservation of Nature. और जो IUCN है यही आपके रेड लिस्ट भी रिलीज करता है, ठीक है। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है IUCN, 1948 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन द WCPA specializes in protected area governance, management and policy, supporting creation and effective management of protected areas globally, including national parks, reserve and marine protected areas. समझ आया। उसके बाद आपसे ये भी पूछ लेंगे, established in 2006 the Kenton R Miller Award for Innovation in National Park and Protected Area Sustainability is presented every 2 years by the IUCN WCPA। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो केंटन आर मिलर अवार्ड है, ये सबसे पहले स्टैब्लिश कब किया गया था, आपके 2006 में, ठीक है। और ये हर 2 साल में आपके प्रोवाइड किया जाता है। तो समझ आया क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो केंटन आर मिलर अवार्ड सबसे पहले इंडियन किसको मिला है, सोनाली घोष जी को मिला है, जो कि कहाँ के डायरेक्टर हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर हैं, ठीक है। और ये आपके अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, WCPA के द्वारा, जो कि IUCN का ही एक टेक्निकल ब्रांच है। और ये आपके इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। समझ आया। फिर देखो आगे, इंडिया कॉल्स फॉर स्विफ्ट एक्शन ऑन क्लाइमेट मेजर्स एट प्री कॉप। तो इंडिया ने 30th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन द सिटी ऑफ बेलम, जो कि नवंबर 10 से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इंडिया ने स्विफ्ट एक्शन ऑन क्लाइमेट मेजर्स के रिगार्डिंग बात की है, राइट। तो एक बार वेन्यू आपको याद रखना है कि इस बार का जो आपके COP 30 हो रहा है, इसका वेन्यू क्या है, आपके बेलम, ब्राज़ील, ठीक है। और ब्राज़ील इस बार बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है ताकि ग्लोबल स्टॉक टेक बन सके। ग्लोबल स्टॉक टेक मतलब सबकी सहमति, ठीक है। तो ये पता ही है आपको कि हर बार COP29 हर बार आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, लेकिन सबकी सहमति नहीं बन पाती है। खासकर जो डेवलप कंट्रीज है, ये पैसा नहीं देना चाहते हैं जो लेस डेवलप कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, फॉर देयर डेवलपमेंट और फॉर द टैकलिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। लेकिन इस बार ब्राज़ील ने ये डिसाइड किया है कि सबकी सहमति लेके एक फंड बनाया जाएगा, ठीक है। और उस फंड के हेल्प से जो भी आपके क्लाइमेट एक्शंस होंगी, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, वो लिया जाएगा फॉर द टैकलिंग चैलेंजेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज।
देन जो हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने क्या कहा, ही सेड द जीएसटी इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन एम्बिशन बाय परफॉर्मिंग 3 एसेंशियल रोल इनेबलिंग पार्टी टू इवेल्युएट कलेक्टिव प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई रिमेनिंग गैप्स एंड गाइड इनहैंस्ड एक्शन बोथ डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली। तो जीएसटी क्या है आपका, ग्लोबल स्टॉक टेक है, ठीक है, जिसका एम क्या रहेगा, 3 एसेंशियल रोल परफॉर्म करना, लाइक इवेल्युएटिंग कलेक्टिव प्रोग्रेस, आइडेंटिफाइंग रिमेनिंग गैप्स एंड गाइडेड इनहैंस्ड एक्शन बोथ डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली। उसके बाद देख लो व्हाट इज ग्लोबल स्टॉक टेक एंड हाउ इज इट बीइंग डन। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो देखो ग्लोबल स्टॉक टेक और a GST is a 5-yearly review of the progress that has been made in implementing the Paris Agreement। तो जो आपके पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें कुछ गोल सेट किया गया था, ठीक है, तो वो गोल को रिव्यू करने के लिए हर 5 साल में आपके ग्लोबल स्टॉक टेक सेटअप किया जाता है। द फर्स्ट GST कंक्लूड इन 2023 एंड विल असेस द प्रोग्रेस ऑन फ्रंट सच एज मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो बाकी जितने कंट्रीज ने जो कमिटमेंट ली थी तो उन्होंने कितना, उनका क्या प्रोग्रेस रहा है, उन्होंने क्या क्या कदम लिया टू मिटिगेट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एडेप्टेशन रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मोबिलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस और स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो इन सारे फील्ड में बाकी कंट्रीज ने क्या क्या आपके स्टेप लिया है। तो इसके लिए प्रोग्रेस के लिए आपके ग्लोबल स्टॉक टेक का सेटअप होता है। तो पहली बार आपके 2023 में सेटअप हुआ था, ठीक है, आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट। सो इट इज अ 3 फेज प्रोसेस। द फर्स्ट फेज डेटा कलेक्शन एंडेड इन मार्च 2023। द सेकेंड फेज टेक्निकल असेसमेंट इज अंडरवे at Bonn and will conclude in September 2023 with a synthesis report summarizing key technical finding. The third and final phase consideration of output will take place at COP28 in Dubai। तो ये सब ऑलरेडी हो चुका है, राइट। फिर देखो आगे, आर्कटिक सील बर्ड्स इन न्यू रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो जो आपकी आर्कटिक सील है और जो आर्कटिक बर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपके कंटिन्यूसली ये थ्रेटेंड है ना, मतलब इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है और ये सारे आपके IUCN के इंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुके हैं। सो आर्कटिक सील्स एंड बर्ड्स आर कमिंग अंडर इंक्रीजिंग थ्रेट मेनली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज रिलीज फ्राइडे बाय द वर्ल्ड्स टॉप कंजर्वेशन बॉडी IUCN। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद देखो, द IUCN सेड इट वाज चेंजिंग स्टेटस ऑफ हुडेड सील फ्रॉम वल्नरेबल टू इंडेंजर्ड व्हाइल बियर्ड एंड हाफ सील्स आर नाउ क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रीन वाला सेक्शन ये याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस एक रीज़न दे रखा है कि किन कारणों से जो आपके हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है और जो स्पीसीज हैं वो आपके वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में जा रहे हैं या फिर और आपके थ्रेटेंड हो रहे हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग इज डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग सील्स दैट लिव इन द कोल्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैरीटाइम ट्रैफिक, माइनिंग एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन, इंडस्ट्रियल फिशिंग एंड हंटिंग आर एमंग अदर रिस्क टू स्पीसीज। तो ये सारे कुछ आपके कॉजेज हैं, ठीक है, जिनके कारण जो पॉपुलेशन है सील्स की या फिर अदर बर्ड स्पीसीज की वो डिक्लाइन हो रही है। फिर आगे देखो, अब 16 और 17 अक्टूबर का देख लेते हैं हम, ठीक है। तो द फ्यूचर ऑफ द आईमेक। तो आईमेक के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियसली मैगजीन में कवर कर रखा है। आईमेक क्या है आपका, इंडियाज मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर ये सबसे पहले आपके कब प्रपोज किया गया था, 2023 G20 समिट में, जो कि कहाँ पे हुआ था, इंडिया में, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो G20 2023 में आपके ये आईमेक का गठन हुआ था, ठीक है। अंडर दिस आईमेक आपके क्या क्या प्रोविज़न था कि जो इंडिया से लेके यूरोप तक आपके एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर के थ्रू जो भी आपके ट्रांसपोर्ट है या एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है उसको ले जाया जाएगा, राइट। तो इसमें मैंने बता दिया था आपको, ये याद रखना है कि कौन कौन से आपके प्लेसेस आते हैं। तो जैसे इंडिया के मुंबई से फिर आता आपका जबेल अली पोर्ट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, UAE में। अल गुहाइफत UAE में, फिर रियाद हराद और अल हदाइता सऊदी अरबिया में, फिर आपका हाइफा इजराइल में और पायरेसियस ग्रीस में, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा कॉरिडोर है ना, इसमें आपके सिर्फ पोर्ट नहीं है बल्कि इसमें आपके रेल लिंक भी होंगे, ठीक है, रेल लिंक भी होंगे और आपके रोड भी होंगे। तो ये काइंड ऑफ पूरा एक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है जिसके थ्रू इंडिया से यूरोप में डायरेक्टली आपके ट्रेड हो सकता है, राइट। इट इज़ एन अल्टरनेटिव ट्रेड रूट ऑफ रेड सी, राइट। तो अब ये क्यों बनाना इंपॉर्टेंट था और इसका क्या प्रोग्रेस है। तो आपको पता है कि 2023 में कंडीशन अच्छी थी, ठीक है। जो आपके वेस्ट एशिया में देख लो या सेंट्रल एशिया में देख लो तो आपके कंडीशन अच्छी थी, स्टेबल थी, राइट। तो इसके वजह से ये आईमेक प्रपोज किया गया। लेकिन उसके जस्ट आफ्टर इट्स अनाउंसमेंट आप देखें कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद इजराइल पैलेस्टीन वॉर शुरू हो गया, हमास कंटिन्यूसली अटैक करने लगा। तो जो वेस्ट एशिया है ना, ये आपके यहाँ पे इनस्टेबिलिटी का सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो आपका आईमेक प्रोजेक्ट था ये हॉल्ट पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लिए, ये आर्टिकल में यही सब मेंशन है, राइट। और उसके बाद आपको ये समझना है कि
आईमेक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो आपको पता है कि रेड सी, ठीक है, रेड सी के थ्रू हम एक ही रास्ते के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं, जो कि है सुएज कनाल, और सुएज कनाल पे आपके इजिप्ट का पहले तो डोमिनेंस है। दूसरा चीज़ आपको पता है कि रेड सी में आए दिन पायरेसी होते रहता है, ठीक है, हौथी रिवल द्वारा अटैक होता है, हौथीज रिवल जो कि कहाँ के हैं, आपके यमन के हैं, तो इनके द्वारा आए दिन जो आपके ट्रेडिंग शिप होते हैं, कमर्शियल शिप्स होते हैं, उन पर अटैक होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो आपका ग्लोबल सप्लाई चेन है, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन ये आपका डिसरप्ट होता है, ठीक है। इसके कारण फिर आपके जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इनका दाम बढ़ जाता है। तो इनका दाम बढ़ता है तो पूरे जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पर अगर हम ओवर डिपेंडेंट रहते हैं तो ये हमें उसका एडवर्स इम्पैक्ट सहना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम अल्टरनेटिव एक रूट तैयार कर रहे हैं कि रेड सी के अलावा भी हमारे पास अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए जिसके थ्रू हम यूरोप के साथ ट्रेड कर सकें। तो ये इसका अल्टरनेटिव रूट बनाया गया आईमेक इस पे अभी काम चल रहा है, लेकिन इसका काम अभी हॉल्ट पे आ गया। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट एशिया रीजन है जहाँ पे आपके ये सारे पोर्ट्स हैं, यहाँ पे आपके इंस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है। खासकर जो आप इजराइल ले लो, इजराइल, पैलेस्टीन, सीरिया, ये सारी जगह पे आपके इंस्टेबिलिटी क्रिएट है, ठीक। फिर इसका कुछ हिस्ट्री देख लो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इन 2023 द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट वाज फेवरेबल फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द आईमेक। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2023 में क्योंकि फेवरेबल कंडीशन था तो ये लाया गया। द अब्राहम अकॉर्ड हैड जनरेटेड कंसिडरेबल ऑप्टिमिज्म दैट पीस वुड प्रिवेल इन वेस्ट एशिया। तो अब्राहम अकॉर्ड आपके इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला था, है ना, विच जनरेटेड कंसिडरेबल ऑप्टिमिज्म दैट पीस वुड प्रिवेल इन वेस्ट एशिया विथ इजराइल एंड अरब कंट्रीज वर्किंग टू बिल्ड अ स्टेबल रिलेशनशिप। कंसिक्वेंटली proposal were made to build railway lines for regional peace connecting the Israeli port Haifa with the Jordanian railway network, which would be linked to other ports in the Gulf region. Furthermore, there was significant improvement in India's relation in Arab countries, particularly with the UAE and Saudi Arabia, ठीक है। फिर इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ भी अच्छा हो रहा था। सो इंडिया रिलेशन विद द यूएस वर ऑल्सो ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो पता ही आपको कि यूएस और इंडिया की रिलेशन अच्छी नहीं चल रही है। यूएसए के आपके टैरिफ इम्पोजिशन की वजह से और ट्रेड बैरियर की वजह से इंडिया को काफ़ी दिक्कत आ रही है ना। सो उस टाइम पे क्या था कि आपके यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा चल रहा था, तो हम एक I2U2 भी आपका बना था, I2U2, जिसमें आपके इजराइल, इंडिया, यूएसए और यूएई, ये 4 कंट्री थे। तो ये भी आपसे पूछ लेंगे I2U2 के मेंबर नेशन कौन कौन से, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस। तो ये भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहा था आईमेक के कंस्ट्रक्शन में, राइट। सो दीज geopolitical development created a favorable environment for the launch of the IMEC on the sideline of the G20 summit in Delhi, with various leaders of the EU, France, Germany, Italy, Saudi Arabia endorsing the initiative. लेकिन बाद में क्या हुआ, मेडिटेरेनियन कंसर्न आ गया, ठीक है, और आपके बहुत ज़्यादा इजराइल पैलेस्टीन वॉर के वजह से, हमास कंटिन्यूसली हमास अटैक के वजह से आपके कई ये जो प्रोजेक्ट है ये डिले हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रखा है, तो इंपॉर्टेंस आप पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया, तो आप जिस्ट पढ़ लो। सिंस द आईमेक इज अ मल्टी मेंबर इनिशिएटिव, इट गिव्स कंसिडरेबल स्पेस फॉर इनोवेटिव अप्रोचेस टू अडेप्ट टू चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स विच इंडिया एंड अरब कंट्रीज शुड लेवरेज। इट इज ऑल्सो क्रिटिकल नॉट टू लूज साइट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दैट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम इंडिया यूरोप इंट्रैक्शन। तो इंडिया यूरोप इंट्रैक्शन के लिए कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी डिपेंडेंसी रेड सी पे है, ठीक है, सुएज कैनाल पे है, राइट। तो सुएज कैनाल के लिए भी अल्टरनेटिव कौन तैयार कर रहा है, आपके इजराइल तैयार कर रहा है। उस कैनाल का नाम क्या है, बेन गुरियन कैनाल, बेन गुरियन कैनाल। तो ये सब आप पढ़ते होगे, है ना। तो आई होप आप लोग कॉन्टेक्स्ट समझ आया आईमेक का, और इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन प्रीवियसली मैगजीन में भी कर रखा है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या रखना है, आईमेक का याद रखना है। कब आपके कब प्रपोज किया गया था, 2023 G20 समिट जो कि इंडिया में हुआ था। दूसरा चीज़ क्या याद रखना है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और ये जो इसके रूट में जो आने वाली पोर्ट्स हैं ये आप देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे और थोड़ी सी डिटेलिंग दे रखी है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो अपने एंड से। फिर देखो आगे, India elected as co-chair of the Regional Committee of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific, UNGGIM-AP का इंडिया को चेयरमैन इलेक्ट किया गया है, राइट। सो इंडिया रिप्रेजेंट बाय द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि इस वाले जो रीजनल कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया है, इसमें आपके इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करता है, तो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कौन है वो, श्री हितेश कुमार एस मकवाना, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं, हैज़ बीन इलेक्टेड टू द प्रेस्टिजियस पोजीशन ऑफ को चेयर ऑफ द रीजनल कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। सॉरी थोड़ी फास्ट स्पीड के लिए, लेकिन थोड़ा
फ्लो में आ जाते हैं ना तो स्पीड बढ़ जाती है। तो आप लोगों को थोड़ा स्पीड लगे ना तो आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लिया करो। और अगर स्पीड आपके लिए बहुत लोगों के लिए स्पीड ओके भी रहती है, क्योंकि बहुत लोगों को आदत भी होती है 2x पे देखने की, तो वो तो मैनेज कर लेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपको मेरी बात सुन के आपको ये आइडिया लगाना है कि न्यूज़ कैसे पढ़ना है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट की टेक अवेज निकालनी है, कैसे पेपर 1 के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे पेपर 2 में ये सेम कंटेंट यूज़ करना है। तो ये सब मैं आपको साथ के साथ बताते चल रहा हूँ, तो आप रनिंग नोट्स भी बना लिया करो, इससे भी आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। Then the election were conducted during the 14th plenary meeting of UNGGIMP AP held from 24 to 26 September 2025 in Goyang-si Republic of Korea। तो कोरिया में ये जो मीटिंग है ये हेल्ड किया गया, होस्टेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। तो ये आपसे पूछ लेंगे, वेन्यू पूछ लेंगे, ठीक है, और दूसरा चीज़ आपसे पूछ लेंगे कि कौन आपके होस्ट करता है, तो वो है आपका नेशनल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखना, राइट। फिर देखो आगे अबाउट UNGGIMP AP। तो The UNGGIM AP is one of the 5 regional committee of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management, representing the National Geospatial Information Agencies of 56 countries in Asia and the Pacific region। तो 56 countries के मेंबर हैं, ठीक है। It works to maximize the economic, social and environmental benefit of geospatial information through cooperation, capacity development and shared solution। तो यहाँ पे जो geospatial information होता है, तो ये सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं ये आपस में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो शेयर करती हैं टू बेनिफिट थ्रू कॉपरेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड शेयर्ड सॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। समझ आया। Then UNGGIM aims to address global challenge regarding the use of geospatial information, including in the development agendas, to serve as a body for global policy making in the field of geospatial information management। तो बेसिकली इसका काम है geospatial information management को के लिए पॉलिसी मेकिंग करना और रूल्स और लॉज को फॉर्मुलेट करना। फिर देखो आगे, इंडिया इलेक्टेड अनअपोज टू UN ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2026 टू 2028 टर्म। तो इंडिया वापस से इलेक्ट हो गया ह्यूमन राइट काउंसिल में, ठीक है। तो ये शो करता है कि इंडिया में जो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम्स, ठीक है, ये आपके पिछले कुछ समय में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, ठीक है। सो Permanent Representative P. Harish said that this election reflects India unwavering commitment to human rights and fundamental freedoms। और इंडिया ये पिछली बार से, तो इंडिया पिछली 7 बार से लगातार आपके इलेक्ट हुए जा रहा है चेयरमैन, ठीक है। इस बार भी इलेक्ट हुआ है 2026 से 2028 टर्म के लिए, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे। देन द ह्यूमन राइट काउंसिल इज द मेन UN बॉडी विथ 47 मेंबर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जो गानरी है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है, ये भी इसी से इंस्पायर्ड है, राइट। So it promotes and protects human rights around the world, reviews the situation in member countries and provides a forum to discuss issues। The council was formed by the General Assembly in 2006। तो ये डेट याद रख लेना कि आपका जो ह्यूमन राइट काउंसिल है कब बना था, 2006 में बना था। इसका काम क्या है, ह्यूमन राइट को देखना, इस पर वॉच रखना अराउंड द वर्ल्ड, और इससे रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह हैं वो बनाना। और इंडिया भी पहली बार आपके 2006 में इलेक्ट हुआ था, ठीक है, व्हेन इंडिया वॉज इलेक्टेड टू इट्स फर्स्ट टर्म। फिर देखो आपके प्राइम मिनिस्टर वेलकम्स इन द लॉन्च ऑफ गूगल AI हब इन विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में आपके गूगल का AI हब इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। इस गूगल AI हब में बेसिकली आपके इनोवेशन होगा, AI वगैरह से रिलेटेड जो भी इनोवेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो कैरी ऑन की जाएंगी। सो द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज डिलाइट ऑन द लॉन्च ऑफ गूगल AI हब इन द डायनेमिक सिटी ऑफ विशाखापट्टनम। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगा आपका, 1 लाइनर के फॉर्म में डायरेक्टली याद कर लेना, क्योंकि आपके PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है तो पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पूछेंगे गूगल का AI हब किस सिटी में आपके इनॉग्रेट हुआ है, विशाखापट्टनम, दैट्स इट। इसका काम क्या है, दिस मल्टीफेसेटेड इन्वेस्टमेंट दैट इंक्लूड गीगावाट स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइन विथ आवर विजन टू बिल्ड अ विकसित भारत। तो बेसिकली यहाँ पे आपके बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, जो भी आप गूगल में सर्च करते हो या जो भी चीज़ें स्टोर करते हो वो कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोरेज होता है। तो डेटा स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो गूगल अपना ना बहुत बड़ा बड़ा डेटा सेंटर बनाती है जहाँ पे वो बड़े बड़े डेटा को स्टोर करती है। तो वैसे ही आपका विशाखापट्टनम में जो AI हब बन रहा है वहाँ पर आपके गूगल गीगावाट स्केल में डेटा को क्या करेगी, स्टोर करेगी। उसके बाद आपके AI डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आपके काम होगा। इट विल बी अ पावरफुल फोर्स इन डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी। ये भी आपका एक थीम बन जाता है पेपर 2 के लिए, डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है, इस बार भी आया हुआ था, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल आप कोट कर दिया करो। सो इट विल इंश्योर AI फॉर ऑल, डिलीवरिंग कटिंग एज टूल्स टू आवर सिटीजन, बूस्टिंग आवर डिजिटल इकोनॉमी एंड सिक्योरिंग इंडियाज प्लेस एज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर। तो ये मोदी जी ने कहा है, तो ये लाइन भी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। फिर देखो आगे,
गूगल न्यू एआई फाइंडिंग प्रॉमिसिंग अप्रोच फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो गूगल का जो एआई है उसने नया अप्रोच फाइंड किया है फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। तो आप देख सकते हो कि अब एआई कितना एडवांस हो चुका है कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी सॉल्यूशन फाइंड कर रहा है। तो अगर रोल ऑफ एआई आपके पूछते हैं इन हेल्थ सेक्टर, रोल ऑफ एआई इन हेल्थ सेक्टर, तो वहाँ पे आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हो। तो ऐसा गूगल ने क्या फाइंड किया है, तो द सेल टू सेंटेंस स्केल 27B C2S स्केल इज अ 27 बिलियन पैरामीटर फाउंडेशन मॉडल डिजाइन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। और इस सेल्स के हेल्प से हम जो आपके कैंसर कॉजिंग सेल है उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ रेयर इंस्टांस ऑफ बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी टू डिजाइन प्रैक्टिकल ड्रग कैंडिडेट। तो बस इतना ही न्यूज़ है, आप ध्यान रख लेना और इसको पेपर 2 में कोट कर लेना जब भी आपके रोल ऑफ एआई इन हेल्थ सेक्टर बात करें तो। फिर देखो, प्री टेस्ट फॉर सेंसस फर्स्ट फेज टू बी हेल्ड फ्रॉम November 10। तो आपका जो 2021 में सेंसस होने वाला था वो डिले हो गया कोविड की वजह से, तो डिले हुआ तो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया है ना। तो अब नवंबर 10 से फाइनली ये शुरू होने जा रहा है इसका पहला फेज, और ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा आपके 2027 तक कंप्लीट होगा, राइट। बाकी इसका एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये पहला डिजिटल सेंसस होगा इंडिया में एंड फर्स्ट टू इन्यूमरेट कास्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। और यहाँ पे इस वाले सेंसस में आपके कास्ट सर्वे भी होगा, ठीक है। तो कास्ट सेंसस भी आप कह सकते हो, कास्ट सेंसस इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया। तो पहला डिजिटल सेंसस और कास्ट सेंसस आपके इंटीग्रेट किया जाएगा इस वाले जो अभी जो करंटली सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा। तो नवंबर 10 से ये शुरू हो जाएगा, ठीक है, और 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे आपको क्या रिलेट कर लेना कि सेंसस कराने के लिए कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, सेंसस कमिश्नर, राइट। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपका, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर अगर क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करा सकता है सेंसस, तो नहीं, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी करा सकता है। समझ आया, आगे आओ। अहमदाबाद ऑल सेट टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम। तो अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम के लिए तैयार किया जा रहा है अहमदाबाद को। और 2036 जो हमारे यहाँ पे ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, इंडिया ने क्या बोलते हैं बिड किया है कि हमारे यहाँ पे हो 2036 का ओलंपिक। तो ये भी इसके लिए भी गांधीनगर सिटी को ही चूज़ किया गया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अहमदाबाद और गांधीनगर में बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के हेल्प से। तो 2030 वाला कॉमन जो वेल्थ गेम है इसके लिए भी अहमदाबाद को चूज़ किया गया है। सो द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ऑन वेडनेसडे रिकमेंडेड अहमदाबाद एज द प्रपोज होस्ट सिटी ऑफ फॉर द 2030 सैनिटरी कॉमनवेल्थ गेम। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, है ना। आपके डायरेक्टली पूछ लेगा कॉमनवेल्थ गेम जो है उसका वेन्यू क्या है, तो वो है आपका अहमदाबाद सिटी। फिर देखो आगे, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कॉन्फर्ड विथ मिनी रत्ना स्टेटस। अब आपको यहाँ पे बताना है कि मिनी रत्ना स्टेटस बताना क्या है, आपको रिकॉल करना है। मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना, इनकी क्राइटेरिया क्या है, राइट। कब हम कंपनीज को इन फॉलोइंग कैटेगरी में प्लेस करते हैं। तो मिनी रत्ना के लिए तो आपके सिंपल क्राइटेरिया है कि पिछले 3 साल में आपके प्रॉफिटेबल होनी चाहिए कंपनी, ठीक है, और आपके जो नेटवर्थ है ये भी पॉजिटिव में होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसमें भी हालांकि कैटेगरी 1 होता है, कैटेगरी 2 होता है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना, आप बेसिक याद रखो। पिछले 3 साल में प्रॉफिटेबल होनी चाहिए कंपनी, तो उसको मिनी रत्ना स्टेटस मिल जाता है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अभी फिलहाल में ही इंक्लूड कर लिया गया मिनी रत्ना स्टेटस में। फिर आता है आपका नवरत्ना, ठीक है। तो नवरत्ना का स्टेटस कब मिलता है, जब पिछले 3 साल में इसका एक कंपोजिट इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर उसमें 60 से ज़्यादा स्कोर कर रहा है कोई कंपनी, तो उसको नवरत्ना स्टेटस मिल जाता है। तो इसमें भी वेरियस इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे इनके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। और महारत्ना के लिए आपके क्राइटेरिया होती है, सबसे पहले तो आपका पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ का एवरेज टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है, कंपनी का। नेटवर्थ आपके 15,000 करोड़ का होना चाहिए और 5,000 करोड़ से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 सालों में एवरेज, ठीक है। तब जाके उसको महारत्ना स्टेटस मिल जाता है। और एक जो मेन क्राइटेरिया है कि महारत्ना में आने के लिए पहले नवरत्ना में होना चाहिए, ठीक है। और नवरत्ना में आपके इंक्लूड होने के लिए आपके मिनी रत्ना में होना चाहिए कोई भी कंपनी। तो ये तो बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। सो दी HSL इज कमिटेड टू एनहांसिंग इंडियाज मैरीटाइम ग्रोथ थ्रू इनोवेशन, ग्रीन शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस कैपेबिलिटी, से CMD कमोडोर गिरदीप सिंह। फिर देखो,
इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1941 में। एंड द HSL हैज़ बीन कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी सपोर्टिंग द नेशनल नेवल एंड कमर्शियल फ्लीट। अब यहाँ पे आप मेरे को थोड़ा क्वेश्चन बता दो, मैंने काफ़ी कम क्वेश्चन बोला आपको कमेंट में टाइप करने के लिए, तो ये तो बता ही देना कि हॉल का स्टेटस क्या है, महारत्ना में है, नवरत्ना में है या मिनी रत्ना में। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प लगाना और कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना, ठीक है। फिर देखो आगे, वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे आपके कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम था वो क्या है आपका? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। अब आपको पता है कि इंडिया ने जो आपके फूड सिक्योरिटी है, ये तो आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन अचीव कर लिया था, है ना। लेकिन अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। मतलब हमने क्वांटिटी तो अचीव कर लिया, ठीक है, लेकिन क्वालिटी नहीं अचीव कर पाए। तो इसके कारण ना मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो खाना तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल रहा है। जो आपके एलिमेंट्स, विटामिन्स, फाइबर्स जो चाहिए आपके बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, वो इंडियंस में नहीं पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो खा रहे हैं, जो भी अनाज खा रहे हैं, जो भी स्टैपल क्रॉप खा रहे हैं, उसमें ये सारे जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसको लेके इंडिया जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्कीम्स चला रही है, लाइक पोषण अभियान। उसके बाद आपके जैसे राइस है, राइस फोर्टिफिकेशन आपके किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपके फोलिक एसिड ऐड किया जाता है, विटामिन बी ऐड किया जाता है, राइट। वैसे ही आपके डिफरेंट स्कीम्स, न्यूट्रिशनल स्कीम चलाया जा रहा है टू इंश्योर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड फूड डे है ना, इसका भी पर्पस यही है कि पूरे ग्लोब में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अचीव किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछेंगे, डेट पूछेंगे 16 अक्टूबर, इसका थीम क्या है ये पूछेंगे। और ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन मिल्क एंड मिलेट प्रोडक्शन, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। तो हम पहले नंबर पे हैं मिल्क और मिलेट प्रोडक्शन में, दूसरे नंबर पे हैं फिश, फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में, और हनी एंड एग प्रोडक्शन भी हमारा डबल हुआ है 2014 के लेवल से, ठीक है। तो ये डेटा हालांकि चेंज होते रहता है, लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखना, राइट। फिर हमारे यहाँ पे कई सारे आपके स्कीम है, लाइक PM पोषण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नदाता योजना, स्मार्ट PDS है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये सारे कुछ स्कीम्स हैं। राइस फोर्टिफिकेशन, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिनफोर्स इंडियाज कमिटमेंट टू इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो ये देख सकते हो, ये आपका इमेज है वर्ल्ड फूड डे 2025 और इसका थीम यहाँ पे गिवन है। तो इसी के साथ हमारा इस वीक का करंट अफेयर खत्म होता है। सो इस वीडियो के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर के मैगजीन में।